दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टाइम में आइडियोलॉजिकल शिफ्ट से गुजरे हैं। यानी उनकी जो पहले की आइडियोलॉजी आप देखेंगे और बाद की आइडियोलॉजी देखेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता सदी में आपको नज़र आता है सोवियत यूनियन डीस्टेलिनाइजेशन के प्रोसेस से गुजरा था। ख़ुर्शेव के ज़माने में जब ख़ुर्शेव इलेक्ट हुआ था उनका सरबराह, तो स्टालिन की पॉलिसीज़ उन्होंने रिवर्स कर दी थी। हमारे नेबरहुड में अगर आप देखते हैं तो इंडिया आइडियोलॉजिकल शिफ्ट से गुजरा है। इंडिया के अंदर इस वक्त जो पार्टी हुकूमत करती है वो गांधी की पार्टी नहीं है। इंडिया के ऊपर जिस पार्टी की हुकूमत है आरएसएस की, ये गांधी के कातिल नथु दहशतगर्द को हीरो मानते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला टेररिस्ट नथु था। नथु को वो हीरो मानते हैं जिसने गांधी साहब को कत्ल किया था और वो गांधी को डिसऑन करते हैं। मौजूदा जो रिजीम है वहाँ पर पावर में बीजेपी की, दे आर एंटी गांधी रिजीम। तो ये भी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट से खामोशी से गुजरे हैं। खुद भी इंडिया खुद भी जो है ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट से गुजरा है। दे डोंट एक्सेप्ट गांधी साहब। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया को यहाँ पर आ रहा है कि बांग्लादेश आइडियोलॉजिकल शिफ्ट से क्यों गुजर रहा है इन दिनों। बांग्लादेश में हमने देखा है कि एक प्रॉपर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट वहाँ पर आया हुआ है और शेख मुजीबुर रहमान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, उनका जो नज़रिया है उसको रिवर्स किया जा रहा है। इस पे शदीद तकलीफ़ हो रही है इंडिया के अंदर। अच्छा, इसके अलावा भी ये हो रहा है कि मौजूदा जो सरकार है उन्होंने बांग्लादेश की ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो इंडिया के एसेट्स हैं और शेख हसीना के एसेट्स हैं, इनका असर ख़त्म करने के लिए एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन का काम ये था कि वो ज़रा देखें कि क्या ऐसी पॉलिसीज़ एडॉप्ट की जा सकती हैं कि जिससे इंडिया और शेख हसीना का जो असर है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कम हो जाए। इंडिया का इतना ज़्यादा असर था कि इलेक्शंस के दिनों में बाकायदा रॉ की टीमें यहाँ पर आकर बैठती थी और वो सारा इलेक्शन का प्रोसेस कंट्रोल कर रही होती थी, हेल्प कर रही होती थी अवामी लीग को इलेक्शंस के दिनों में। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में ना हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी को कहा गया था कि आप ज़रा सजेस्ट करें कि किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। अब उन्होंने कुछ सजेशंस जो हैं वो नई सरकार को दी हैं और वो उस पर अमल भी कर रहे हैं। यही वो रिफॉर्म्स हैं जिसके बारे में मोहम्मद यूनिस बात करता रहता है कि इलेक्शंस अगर मैं अभी कराऊंगा कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी कराएंगे तो लूप होल्स बहुत सारे मौजूद हैं और उन लूप होल्स से फिर वही पुराने चेहरे, पुराना जो गंद है वो सिस्टम के अंदर आ जाएगा और इतना बड़ा जो रिवोल्यूशन लेकर आए हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो यही वो रिफॉर्म्स है जिसके बारे में वो बात करता रहता है। अब ये जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उनको कहा गया, सुझाव दिया गया है, वो क्या है, इसके लिए इंडिया का ही न्यूज़ आउटलेट आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट पोस्ट कहता है बांग्लादेश रिफॉर्म पैनल सबमिट्स रिपोर्ट टू इरेज हसीना इन्फ्लुएंस ऑन ब्यूरोक्रेसी। हसीना का इन्फ्लुएंस यानी इंडिया का इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये एक ही टीम है। द कमीशन नोटेड दैट दीज रिकमेंडेशंस would ensure better governance in the country which has been marred by turbulence following the ousting of Bangladesh former Prime Minister शेख हसीना। अच्छा, कौन सी सजेशन उन्होंने दी है ये ज़रा देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की है। उन्होंने कहा थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं डिवीजन्स का। ये जो बनी हुई है प्रोविंसेस बने हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे अगर तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। यानी मौजूदा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी पावर डिवाइड हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, तो इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। कहते हैं दी कमीशन सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू डिवीजन्स and the reorganization of 4 divisions into 4 provinces. After the recommendations were released, Bangladesh Chief Advisor Professor Mohammad Yunus urged all concerned to accept the reform suggested by the report. मेरे ख्याल से एक अच्छा इससे फ़र्क पड़ सकता है। अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ इनका, ये काम करते रहेंगे, सुझाव देते रहेंगे, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता रहेगा। द आइडिया इज़ टू रिड्यूस इंडियन इन्फ्लुएंस एंड अवामी लीग्स इन्फ्लुएंस ऑन द ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी को उसी काम पे लगाया जाए जिस काम के इनको पैसे मिलते हैं, जिस काम के टैक्स पेयर्स जो बांग्लादेशी हैं वो पैसे भर के इनको फाइनेंस कर रहे होते हैं ब्यूरोक्रेसी को। यानी किसी की साइड से ना खेले, ये अपना न्यूट्रल रह के काम करें। इस तरह की ब्यूरोक्रेसी बनाने की एक कोशिश हो रही है बांग्लादेश के अंदर। अच्छा, मीनवाइल मोहम्मद यूनिस साहब ने एक फ़ैसला किया है कि वो जो आईना घौर हैं, आईना घौर आपको पता है कि जुल्म और ज़्यादती की बड़ी दास्तानें आईना घर के अंदर बांग्लादेश में जारी रही हैं और इंडिया के जो मुखालिफ होते थे और शेख हसीना के जो मुखालिफ होते थे, ख़ास तौर पर रॉ वाले कंट्रोल करते थे इनको भी, आईना घौर को। जो उनको लगता था उनके लिए थ्रेट हैं लोग, उनको पकड़ के तो यहाँ पर
डाल दिया जाता था। कुछ को तो डायरेक्टली शिफ्ट करके ले जाते थे इंडिया के अंदर, लेकिन कुछ को यहाँ पर भी डाल देते थे। तो इसके लिए कहा जाता है लोग सूरज नहीं देखते थे, आसमान नहीं देखते थे, आइसोलेशन में रहते थे, अंधेरे में रहते थे और पागल हो जाते थे। आप ज़रा इमेजिन करिए, एक बंदा अंधेरे में बैठा हुआ है, चलें एक आधा घंटा आप बर्दाश्त कर लेंगे, आपको ये नहीं पता दिन है कि रात है, अंडरग्राउंड बने हुए हैं ये सारे, और ना कोई बोलने वाला, ना कोई आप आवाज़ सुन रहे हो, बस खामोशी हो और अंधेरा हो, और ऐसे में आपको अगर सालों साल रहना पड़े, सालों साल, तो वो इंसान जहनी तवाज़ुन ज़ाहिर सी बात है खो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अननेचुरल किस्म की सज़ा है और अजीब सी सज़ा है। ये बने हुए थे शेख हसीना के दौर में। तो मोहम्मद यूनुस की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि वो इसको विज़िट करेंगे, जर्नलिस्टों को साथ में लेकर जाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि ये होता रहा है हमारे साथ, इंडिया और उनके पपेट्स हमारे साथ ये करते रहे, हमारे लोगों के साथ। हमारे पास अदालतें भी थीं, चलो जेल में डाल दो, कम से कम कोई कैदी होंगे वहाँ पर, कुछ बात करने वाला होगा, कुछ तो होगा ना, इंसान मतलब ठीक तरीके से जिंदा तो रह पाएगा। लेकिन ये कौन सी सज़ा है? ये वैसे स्पेशल किस्म के जो लोग होते थे उनको दी जाती थी, क्योंकि बिल्कुल जिसको इंडिया पसंद नहीं करता था शेख हसीना। बांग्लादेश न्यूज़ 24 रिपोर्ट कर रहा है, चीफ एडवाइजर यूनिस टू विजिट नोटोरियस आईना घौर डिटेंशन साइट सून। द आर्मी हेडक्वार्टर्स हैज रेज्ड ऑब्जेक्शंस टू जर्नलिस्ट्स एंड सर्वाइवर्स अकम्पनिंग द विजिट अकॉर्डिंग टू नेत्रा न्यूज़। लेकिन मेरे ख्याल से ये बेहतर है लोग जाएं वहाँ पर, देखें कि ये किस तरह का एक निज़ाम बना हुआ था। अदालतों के ऊपर भी अदालत कोई बनी हुई होती थी, जिसमें मतलब लोगों को ऐसे ही बिना किसी प्रॉपर लीगल सिस्टम के डाल दिया जाता था। जज भी खुद है तो वकील भी खुद हैं, तो फैसला सुनाने वाले सब कुछ खुद ही है बस। अच्छा, मीनवाइल आखिर में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर ये जो रिवॉल्यूशन आया हुआ है तो उसकी तकलीफ अभी तक महसूस की जा रही है। एक झूठ हिंदुत्व के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनकी जानिब से फैलाया जा रहा है, इस पर थोड़ी सी आखिर में बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज़र जो है ये आरएसएस का माउथ पीस है। आरएसएस इंडिया की फाशिस्ट जमात है जिसकी हुकूमत इंडिया के ऊपर है, उसकी पॉलिटिकल विंग बीजेपी की हुकूमत है, और इनकी आइडियोलॉजी आपके इल्म में है कि अखंड भारत बनाने की है, यानी कब्जा करेंगे सारे साउथ एशिया पे और हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करेंगे इनको। ऑर्गेनाइज़र ने आज एक बड़ी गलत खबर लगाई है जिसके बारे में थोड़ी सी बात करना इस वक्त ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश एजेंडा इज़ टू हर्ट भारत एंड वाइप आउट ह्यूमिलिएशन इट फेस्ड इन 1971। यहाँ पर ये बात दोबारा से मैं रिपीट कर दूँ कि अब इंडिया के पास कोई कार्ड नहीं बचा बांग्लादेश के अंदर प्ले करने के लिए, क्योंकि मुझे ये कहना नहीं चाहिए लेकिन इंडिया बहुत ही गैर पॉपुलर हो गया। वर्ड इंडिया ही जो है ना, एक इंडिया का वर्ड भी अगर कहा जाता है तो लोग उसको मतलब बुरी नज़र से देखते हैं कि यार ये क्या, किसका नाम ले लिया। इतना ज़्यादा नरेंद्र मोदी ने अनपॉपुलर कर दिया इंडिया को बांग्लादेश के अंदर। तो वहाँ पर अब रेलेवेंट होने के लिए बस एक ही चीज़ है, पाकिस्तान को बीच में घुसेड़ो और उस पर राजनीति करो। मतलब आप कहो कि यार ये देखो पाकिस्तानी मिलिट्री आ गई, ये देखो पाकिस्तानी आईएसआई आ गई, ये देखो पाकिस्तानी यहाँ पर आकर ये कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से ही दोबारा से इंडिया रिलेवेंट हो सकता है। लोगों के जहन में दोबारा से वही नेशनलिज्म के जज्बात अगर यहाँ पर उभार के तो इंडिया उसको कैश करवा सकता है। इन्होंने वही करने की कोशिश की है। इन्होंने लिखा है कि द आईएसआई हैज़ आल्सो स्काउटेड सम स्ट्रेटेजिक एरियाज इन बांग्लादेश एंड if it is successful in its plan, then the scenario would become problematic for Bharat. During his visit, ISI Chief Lieutenant General Asim Malik discussed the possibility of having a Pakistani army presence in Cox's Bazar, Teknaf, Habia, Ganj, Sharpar, Ukhaya and Maulvi Bazar. क्या इस बात में सच्चाई है? The answer is no. टोटली रबिश, झूठा और बेबुनियाद किस्म का ये एक उन्होंने आर्टिकल लिखा है। जो भी इन्होंने खबर कह लें, जो भी है झूठी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वजह सिंपल है इसकी, भाई मिलिट्री जो है वो क्यों, किस वजह से रखी जाएगी यहाँ पर, किस वजह से? देखिए, मिलिट्री तब रखी जाती है जब मैन पावर का कोई फुकदान हो, कमी हो। बांग्लादेश के अंदर क्या कोई मैन पावर की कमी है? क्या वहाँ पर मिलिट्री की कोई कमी है? मिलिट्री तो इनफ है वहाँ पर इस एरिया को डिफेंड करने के लिए। बांग्लादेश की खुद की मिलिट्री इनफ है, लाखों की तादाद में माशाल्लाह, और 8वां दुनिया का बड़ा मुल्क है, इतने ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर। अगर मिलिट्री को ज़्यादा लोग चाहिए, जितने चाहिए होंगे तो उनको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो पाकिस्तानी मिलिट्री क्यों आएगी फिर? किस वजह से? इंडिया से प्रोटेक्ट करने के लिए ना। तो वो तो वैसे ही मौजूद है वहाँ पर, लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है असल में पाकिस्तानी मिलिट्री के यहाँ पर होने ना होने की। ये झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है लोगों को इनसिक्योर करने के लिए दोबारा से, और नीचे फिर अपने ही इस प्रोपेगेंडा को झूठ करार दे रहे हैं।
खुद ही इसी रिपोर्ट के अंदर ज़रा लेवल चेक करिए जर्नलिज्म का, खुद ही एक बात करते हैं, खुद ही उसको रिफ्यूट भी करते हैं, झूठा करार देते हैं। कहते हैं पाकिस्तान हाउएवर मे नॉट बी एबल टू सेंड इट्स आर्मी इन बांग्लादेश ऑफिशियली एज इट वुड वायोलेट इंटरनेशनल नॉर्म्स टू अचीव देयर लार्जर एजेंडा। द ISI हैज बीन कोऑर्डिनेटिंग विद इस्लामिस्ट एंड प्रो जमात ऑफिसर्स इन दी बांग्लादेश आर्मी। देख रहे हैं नीचे खुद ही पलटी मार ली, नहीं नहीं वो जो इस्लामी नहीं है बांग्लादेश की आर्मी के अंदर, उनको बोल रहे हैं कि आप हमें लोग दीजिए और आप हमारी सपोर्ट करिए, यानी बांग्लादेश की आर्मी को वो बोल रहे हैं। ऊपर लिखा कि वो आर्मी आ रही है पाकिस्तान की यहाँ पर, और नीचे इन्होंने लिखा कि नहीं नहीं ये जो है ना उनको ही बोल रहे हैं बांग्लादेश आर्मी को। ये सारे झूठे प्रोपेगेंडा हैं, और इस तरह के प्रोपेगेंडा आप आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे इंडियन मीडिया के अंदर देख सकते हैं, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा।